स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5th चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ बैंक अकाउंट एंड चेक रिसीव्ड के हमने कॉन्सेप्ट्स है ना समझ लिए थे कि किस तरीके से हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम है ना बैंक एडवाइसेस एंड स्टेटमेंट्स ये स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग समझते हो कि है ना थियरी को ना समझकर हम है ना क्विकली सारे सम सॉल्व करना सीख जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज यूज होती है बिजनेस में, उसको आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो तब तक आप इसमें एक्सपर्टाइज नहीं कर सकोगे। क्योंकि आगे जाके अगर आपको कुछ करना है तो आपको है ना थियोरेटिकली भी सब कुछ आना जरूरी है, राइट। इसी तो पर्पस की वजह से टेक्स्ट बुक में ये सब दिया जाता है आप लोगों के लिए। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो टेक्स्ट बुक में क्यों टेक्स्ट किया जाता है, ये डायरेक्टली फिर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते थे। इसीलिए बच्चा आप लोगों को ये समझना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी बात, मैं टेक्स्ट बुक से ही एक्सप्लेन करना क्यों प्रीफर करती हूँ, इसका भी कारण है। बच्चों को टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट नहीं होती और कुछ बहुत सारे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो है ना आपके लेसन्स के अंदर से आते हैं, तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एटलीस्ट है ना मेरे माध्यम से आप लोगों को एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग तो एक तरीके से हो जाती है जब आप है ना ये लेक्चर अटेंड करते हो। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोला है कि बैंक एडवाइसेस एंड स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो बैंक ऑफर करती है रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है बैंक्स, जैसे कि है ना कलेक्शन ऑफ चेक्स, मतलब है ना आपके बिहाफ में, आप बिजनेसमैन हो, आपके बिहाफ में बैंक है ना चेक कलेक्ट करने का काम करेगी। दैट आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो आप है ना बैंक में डिपॉजिट कर देते हो चेक, तो उसका पैसा कलेक्शन का काम करेगी। देन आपका है ना अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर मार्केट में, राइट, इक्विटी शेयर्स आपने परचेस किए, तो आपका है ना डिविडेंड कलेक्शन का काम बैंक करेगी। देन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपके कोई एक्सपेंडिचर से, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या आपका है ना ऑफिस का रेंट है, तो ये ईसीएस हो जाता है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली बैंक आपके बिहाफ में, या कोई इंश्योरेंस निकाल के रखी है तो आपके बिहाफ में, मतलब अकाउंट होल्डर के बिहाफ में बैंक क्या करेगी, ये एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देगी। तो कलेक्शन एंड पेमेंट दोनों का काम है ना बैंक, दोनों भी है ना सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। इसीलिए बैंक देन सेंड्स एन एडवाइस, तो बैंक क्या करती है, एक एडवाइस भेजती है टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को गिविंग डिटेल्स ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस। तो बैंक अगर कोई कलेक्शन करती है चेक का, या कोई पेमेंट करती है, कोई एक्सपेंसेस पे करती है, तो इसकी डिटेल ट्रांजेक्शंस है ना वो है ना आपको जैसे बोलते हैं ना स्टेटमेंट बैंक आपको भेजेगी इसकी फुल डिटेल। तो करंट अकाउंट होल्डर ऑल्सो गेट्स अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, इसलिए उनको पीरियोडिकल स्टेटमेंट मिलता है जिनमें ट्रांजेक्शंस लिखे होते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बैंक ने आपके बिहाफ में किए हैं। और तो सारी की सारी डिटेल जिसमें लिखी होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया, राइट, आपने डिपॉजिट किया था वो चेक डिसऑनर हो गया, या आपने किसी को इश्यू किया था चेक तो वो डिसऑनर हो गया अगर इन केस, या फिर है ना डायरेक्ट डिपॉजिट्स वाले जो केसेस है कि अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके लिए चेक डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में, या चेक डिपॉजिट कर दिया, या इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करती है करंट अकाउंट होल्डर को, ठीक है, तो वो क्या करती है उसके लिए सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज का भी बैंक, ओवरड्राफ्ट का भी है ना डिटेल है ना बैंक स्टेटमेंट जो आपको पीरियोडिकल स्टेटमेंट बैंक भेजती है उसमें लिखा होता है। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसके लिए अगर बैंक ने कोई चार्जेस लिया है तो उसकी डिटेल भेजती है। देन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक जो इंटरेस्ट अलाउ करती है उसके बारे में भी बैंक डिटेल है ना स्टेटमेंट में देती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस एंड स्टेटमेंट रिसीव्ड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन, तो इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पर, मतलब जो है ना ट्रेडर मतलब जो बिजनेसमैन है वो है ना कैश बुक में है ना ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, स्टेटमेंट के आधार पर वो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अगर किसी कस्टमर ने, मान लीजिए ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है कि जिसमें है ना कि डायरेक्टली आपके कस्टमर ने, मतलब डेटर आपका कस्टमर हुआ, आप अगर बिजनेसमैन हो और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर डेटर लिख रहे हो तो मतलब वो आपका कस्टमर हुआ जिसको आपने उधार में माल बेचा, तो उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया
आपके बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ पेइंग बाय कैश, वो कैश पे करने के बजाय या चेक देने के बजाय वो फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कस्टमर क्या करता है, डायरेक्टली मनी डिपॉजिट कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। आपका बैंक अकाउंट नंबर उसके पास होता है पहले से ही, तो वो है ना डायरेक्टली है ना ट्रांसफर कर देता है पैसा, वो NEFT कर देता है, या फिर वो है ना यहाँ पे है ना आपका NEFT कर देगा, डायरेक्टली आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा पैसा। तो दिस इज रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड। तो ये है ना हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, जिसमें है ना कैश का अमाउंट का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, जिसमें हम बैंक में जो भी पैसा आया और गया हमारे बैंक खाते में उसकी डिटेल बैंक के कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर जब पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट होता है बैंक अकाउंट में, तो है ना रिसिप्ट साइड में रिसीव हुआ, इसीलिए रिसिप्ट साइड में डायरेक्टली टू कस्टमर्स अकाउंट करके वो पैसा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगर उस बंदे का नाम हमको पता है तो उस बंदे के नाम के साथ में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट साइड में कैश बुक में। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, वो इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, और जो कस्टमर बोले तो डेटर्स अकाउंट, उसने अब पेमेंट कर दिया है, इसीलिए डेटर्स को हम है ना डिक्रीज दिखाते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो टू कस्टमर्स अकाउंट, इस तरीके से हमको जर्नल एंट्री प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करती है तो उस कंडीशन में आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे आपके डबल कॉलम कैश बुक में। तो बैंक अलाउज इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब वो इंटरेस्ट किस पे देगी, बैंक अलाउ करेगी मतलब बैंक इंटरेस्ट देगी, तो किस पे देगी, आपने जो डिपॉजिट्स किए हैं उसी पर देगी ना, जो आपने जमा किए हैं आपके करंट अकाउंट में पैसे, उस पे बैंक डिपॉजिट्स, या आपका सेविंग जो बिजनेस का सेविंग अकाउंट उसमें तो बैंक उसका डिपॉजिट्स देगी। तो दिस इज इनकम, तो ये इनकम हो गई, बिजनेसमैन के लिए इनकम हो गई, ट्रेडर के लिए इनकम हो गई, इसके लिए देयरफॉर इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस। तो इससे है ना जो बैंक खाता है, बैंक में जो बैलेंस है ट्रेडर का, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये है ना रिसिप्ट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसीव हुआ है पैसा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, इसका मतलब तो रिसिप्ट साइड में स्ट्रेट अवे हमको याद रखना है कि रिसिप्ट साइड में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक कॉलम के अंडर में हम लिखेंगे कि टू इंटरेस्ट अकाउंट कर, और हमको अमाउंट जो भी अमाउंट है 1000 2000 जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है वो अमाउंट हमको बैंक कॉलम के अंडर में लिख देना होता है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी भाई बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, जब भी इनकम रिसीव्ड होती है, हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट करके हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा तो भी इट इज ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या हुआ, देना पड़ा ना ऑन ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक क्या करेगी, आपके खाते से पैसा डेबिट कर लेगी, मतलब डिडक्ट कर लेगी। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन हुआ, इज अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स। करंट अकाउंट होल्डर्स को छोटी अवधि के लिए, छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए है ना लोन की तरह वो प्रोवाइड होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसमें लोन प्रोवाइडेड होता है। तो बैंक उसके लिए ना सर्टेन कुछ परसेंटेज है ना मिनिमल अमाउंट, मिनिमल मतलब छोटा सा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट चार्ज करती है ओवरड्राफ्ट अमाउंट पे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके खाते में 10,000 रुपया ही है करंट अकाउंट में, लेकिन आपने ना 15,000 का चेक इश्यू कर दिया आपके क्रेडिटर को। तो बैंक क्या करेगी, आपका जो चेक है ना वो डिसऑनर नहीं करेगी, वो आपका वो जो चेक है ना वो क्लियर हो जाएगा। मतलब सामने वाले बंदे को 15,000 है ना मिल जाएगा। तो 15,000 कैसे मिलेगा, आपके खाते में तो 10,000 ही है, तो मतलब 5,000 है ना बैंक ऐड करके देगी। तो उस 5,000 पे फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी, वो ओवरड्राफ्ट अमाउंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट विच इज एक्सपेंडिचर टू द ट्रेडर, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया ट्रेडर के लिए, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द, इसलिए हम है ना इसको पेमेंट साइड में एक तो रिकॉर्ड करेंगे इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कर। तो हम है ना पेमेंट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही हो गया ना एक तरीके से पेमेंट किया, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट करके, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट करके हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है,
टू बैंक अकाउंट। आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट में से डेबिट होने वाला है। डेबिट होना मतलब डिडक्ट हो जाना। डेबिटेड बाय बैंक, बैंक डेबिट कर लेगी मतलब आपके खाते से कट कर लेगी ये अमाउंट, आपके बैंक बैलेंस में से कम कर देगी बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट का अमाउंट काट लेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो अगेन डेबिटेड की बात आई, इसका मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हमको टू बैंक लिखना है, वो तो कंफर्म है। और बैंक चार्जेस को हमको है ना डेबिट में लिखना होगा। तो यहाँ पर सर्टेन अमाउंट इज चार्ज बाय बैंक। बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको, उसके लिए बैंक है ना कुछ सर्विस चार्जेस करके लेती है, तो उस चार्जेस को बैंक चार्जेस बोला जाता है, उसको बैंक चार्जेस बोला जाता है। एंड बैंक चार्जेस आर एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रेडर। ये है ना ट्रेडर के लिए एक्सपेंडिचर्स होता है, खर्चा होता है। एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड इन द बैंक कॉलम। तो ये पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम के पेमेंट साइड में। तो यहाँ पर बाय बैंक चार्जेस अकाउंट हम है ना पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, और बैंक के कॉलम में दिखाना है ये। ठीक है, अमाउंट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिखा जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट हमको लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो डिविडेंड होता है या है ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने डिबेंचर्स खरीदे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जो है वो आपकी इनकम हो गई एक तरीके से। तो बैंक ही कलेक्ट करेगी, इट विल बी कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर के बदले ये है ना बैंक कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द इनकम फॉर ट्रेडर। ये इनकम हो जाता है ट्रेडर के लिए, फायदा ही हो गया ना भाई, उसको तो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ऑन रिसीविंग एंड एडवाइस और स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक। तो बैंक आपको एडवाइस करेगी, आपको स्टेटमेंट देगी, मतलब आपको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपका इंटरेस्ट का पैसा है ना आपके खाते में जमा हुआ है। ठीक है, या फिर है ना डिविडेंड का पैसा आ गया है आपके बैंक अकाउंट में। तो जो ट्रेडर है वो इस ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेगा, रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम के अंडर में रिकॉर्ड करेगा इस अमाउंट को। तो वहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर डिविडेंड अकाउंट। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है तो डिविडेंड अकाउंट, और अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके हमको लिखना होता है। तो जो जर्नल एंट्री होती है वो होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री होने वाले। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ट्रेडर। तो ट्रेडर ने जो जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की है तो है ना उसके बेसिस पे पेमेंट किया, मतलब है ना ट्रेडर बोलेगा कि भैया ना मेरा आप है ना ऑफिस का रेंट पे कर देना, आप है ना मेरे बिहाफ में मेरा जो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे कर देना, या प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है वो टैक्सेस है वो पे कर देना। तो ये हो गया कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ट्रेडर जो इंस्ट्रक्शंस देगा उसके हिसाब से, अपनी मर्जी से बैंक नहीं करने वाला है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द बैंक मेक्स पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस निकाली है ऑफिस की, या टेलीफोन बिल का चार्जेस है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या कोई और एक्सपेंसेस है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर के बिहाफ में बैंक है ना इसका पेमेंट करेगा, क्योंकि ट्रेडर ने ये अथॉरिटी दी है बैंक को। सो दिस इज रिकॉर्डेड। तो इसको हम है ना पेमेंट किया इसलिए पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सीधी सी बात है, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है। तो फॉर्मेट याद होना चाहिए कि है ना आपके राइट हैंड साइड में पेमेंट साइड होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट साइड होता है। तो बैंक कॉलम के अंडर में हमको पेमेंट साइड में बाय रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, अगर टेलीफोन चार्जेस पे किया तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, अगर है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरीके से लिखना होता है। तो इसको रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे वो एक्सपेंसेस का आपको हेडिंग देना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इस तरीके से आपको दिखाना होता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बैंक एडवाइसेस एंड स्टेटमेंट्स में कौन कौन से जो है स्टेटमेंट्स ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रांसफर ऑफ अमाउंट पे। तो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ये क्या है, इन एडिशन टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के एडिशन में आप लोगों को बिजनेसमैन में हैव अ क्रेडिट और अ लोन अमाउंट, तो बिजनेसमैन का या तो क्रेडिट अमाउंट या लोन अमाउंट भी हो सकता है विद द बैंक के पास, टू मीट हिज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल उसकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जो नीड है बिजनेसमैन की, तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई लोन अमाउंट बैंक के साथ पास हो सकता है, क्रेडिट अमाउंट हो सकता है, तो वो ही कैन ट्रांसफर मनी, तो वो अपना जो पैसा है ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम कैश क्रेडिट से और लोन अकाउंट से। ये कैश क्रेडिट उसका खाता होता है, लोन अकाउंट उसका खाता होता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ वो पूरा लोन आपने यूटिलाइज कर लिया, वो आपका है ना लोन अकाउंट में रहेगा। तो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप अपने पैसे को क्या करते हो, आप है ना ट्रांसफर करवा लेते हो, बिजनेस में ले लेते हो पैसे को, तो वो आपको है ना करंट अकाउंट और फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैश क्रेडिट, या आपको है ना लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में, और अगर आपको करंट अकाउंट से कैश क्रेडिट में पहुंचाना है तो कैश क्रेडिट में वो पैसा चला जाता है। तो सिमिलरली जो अमाउंट है वो है ना ट्रांसफर हो सकता है। इवन आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है तो पर्सनल सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में भी आ सकता है, या करंट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में भी जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे दिखाओगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आप कैसे प्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहला यहाँ पे सिचुएशन है कि जब कैश क्रेडिट या लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट बात आई कि भाई आप है ना आपका कैश क्रेडिट से या लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस ट्रांजेक्शन में है ना जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना मतलब आपने रिसीव किया, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, राइट। तो इस केस में हमें ना रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग जो होगी ट्रांजेक्शन की वो रिसिप्ट साइड में होगी, जहां पर हम लिखेंगे टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। अगर वो कैश क्रेडिट से आया है पैसा तो टू कैश क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे, और अगर वो लोन अकाउंट से आया है तो टू लोन अकाउंट कर हम लिखेंगे। तो जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट या लोन अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम होने वाली है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन है कि फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैश क्रेडिट, अगर आपके करंट अकाउंट से पैसा कैश क्रेडिट में या फिर लोन अकाउंट में जा रहा है तो इसकी एंट्री आप किस तरीके से इसकी एंट्री दिखाओगे। तो इसकी एंट्री दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो आपका जो करंट अकाउंट का खाता है उसमें से पैसा डिक्रीज होने वाला है। ये आपको लॉजिकली सोचना है कि करंट अकाउंट से अगर वो ट्रांसफर हो रहा है कैश क्रेडिट में या लोन अकाउंट में, तो मतलब आपका करंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होना मतलब पेमेंट, तो इसका मतलब हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम के अंडर में कि बाय कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट कर। तो जर्नल एंट्री भी उसके अकॉर्डिंगली की कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, तो पर्सनल सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कैसे जाता है। तो दिस इज एडिशनल कैश ब्रॉट, ये एडिशनल कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस में एडिशनल कैश लेके आया है ट्रेडर, उससे रिलेटेड हो गया। तो इट इंक्रीजेस द कैपिटल बैलेंस, ये है ना कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज करता है, इवन करंट अकाउंट का बैलेंस ये इंक्रीज करता है। तो इज रिकॉर्डेड ऑन द, इसलिए हम इसको है ना रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे कि टू कैपिटल अकाउंट कर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है ना हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए ना आप पर्सनल अकाउंट से अगर कोई पैसा लेकर आ रहा है बिजनेस में, इसका मतलब उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में मतलब पैसा लगाया। तो बिजनेस में पैसा जो है वो ट्रेडर का पैसा कैपिटल करके ही हम रिकॉर्ड करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर हमको प्रेजेंट करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फ्रॉम करंट अकाउंट टू पर्सनल सेविंग अकाउंट, तो करंट से पर्सनल सेविंग में जाना मतलब ड्रॉइंग्स हो गया, ये आपका पर्सनल यूज के लिए हो गया मतलब ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स हो गया प्रोप्राइटर के लिए। तो इसके वजह से जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो डिक्रीज होगा एंड इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में बैंक कॉलम के। तो यहाँ पर बाय ड्राइंग्स करके हमको बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज। एंड यहाँ पर जो है बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम को आपको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इसका टोटलिंग वगैरह करना है, एंड उसके बाद में हम इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।